हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बेस्ट नोट से पढ़ने वाले हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए इंस्टा में डीएम कर देना। मेरी इंस्टा की आईडी है scholar_दीदी, तो इंस्टा पे जाके डीएम कर देना, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और अभी मैं आपको सारे नोट्स से बहुत अच्छे से रिवीजन कराने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर और सोशल में, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम या फिर स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं। इंडिया वो पहली कंट्री है जिसने फैमिली प्रोग्राम को 1951 में इनिशिएट किया था, जिसको आज हम रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम से जानते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या टास्क होते हैं ये देख लेते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर ओवर पॉपुलेशन के बारे में, अवेयरनेस एंड रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्स एजुकेशन, नॉलेज एंड ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस एंड केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, प्रिवेंशन ऑफ सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एरिया, इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड एमनियोसेंटेसिस। इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे। अब वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी वो 1900 में 2 बिलियन थी, यानी जिसको हम बोल सकते हैं 2000 मिलियन थी। 2000 में 6 बिलियन, 2011 में 7.2 बिलियन। यहीं तक का डेटा आपके एनसीईआरटी में। इंडिया पॉपुलेशन 350 मिलियन इंडिपेंडेंस के टाइम पे थी, 1947 के आसपास। 2000 में 1 बिलियन क्रॉस कर गई और 2011 में 1.2 बिलियन। एनसीईआरटी की लाइन है कि पूरे वर्ल्ड में हर जो छठा इंसान है वो इंडियन ही है भाई। तो 2011 सेंसस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की अकॉर्डिंग क्या था कि जो ग्रोथ रेट थी, पॉपुलेशन ग्रोथ थी, वो 2% से भी कम थी, यानी कि 20 पर 1000 पर ईयर थी। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, इसके क्या रीजंस है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। किस में डिक्लाइन हो रहा है। डेथ रेट डिक्लाइन, यानी कि डेथ बहुत कम हो रही है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि मदर की जो डेथ है उसमें रैपिड डिक्लाइन हो रहा है। इन्फेंट की जो डेथ रेट है उसमें भी डिक्लाइन हो रहा है। और नंबर ऑफ़ पीपल जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उनमें बढ़ोतरी हो रही है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, यानी कि उनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। पॉवर्टी बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट, पोल्यूशन, हाउसिंग प्रॉब्लम, इल हेल्थ, बीमार रहना और क्राइम वगैरह बढ़ते हैं। अब पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल स्ट्रैटेजीज़ के बारे में देखते हैं। पहले सोशल में देखते हैं। मैरिज की एज मेल में 21 और फीमेल में 18 कर देनी चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए। एजुकेशन का स्प्रेड, यानी एजुकेशन के बारे में सबको अवेयर कराना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। इकोनॉमिक में कपल्स को इंसेंटिव दिए जाने चाहिए। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहिए। अदर्स में क्या है, लॉज अच्छे होने चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, जनरेशन के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए और फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए। और कुछ छोटे छोटे फैमिली नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि 1970 में क्या आया था, 2 या 3 बस। 1980 में सन्स और डॉटर, 2 विल डू, हम दो हमारे दो, 1 चाइल्ड नॉर्म था ये। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसके बारे में हमारा पूरा चैप्टर है। अब बात करते हैं एमनियोसेंटेसिस की। तो क्या है, ये एक फीटल की सेक्स या फिर डिसऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए ये एक टेस्ट है। किस पे बेस्ड होता है, एम्ब्रियो के सेल्स की क्रोमोसोमल पैटर्न पे बेस्ड होता है। यूजेस क्या होते हैं इसके, यूजेस क्या होते हैं कि क्रोमोसोमल, बायोकेमिकल या एंजाइमेटिक जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं फीटस में उसको चेक कर सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स को चेक कर सकते हैं और मासिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं। मिसयूज़ क्या है कि पहले ही जेंडर पता करके फीमेल का जो फीटिसाइड यानी फीमेल की डेथ पहले ही उन्हें मार दिया जाता था। अब बर्थ कंट्रोल डिवाइसेज, यानी कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें वो क्या है। मेथड टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन और अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी या फिर कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करने के लिए ये सारी डिवाइसेज होती हैं। क्या होता है कि इसमें स्पर्म और मैच्योर ओवम को आपस में मिलने से रोक दिया जाता है। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी कि अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, नन या फिर लीस्ट साइड इफ़ेक्ट्स होने चाहिए, और सेक्सुअली ड्राइव के साथ इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए। टाइप्स कौन कौन से होते हैं इसके, आपके 6 टाइप्स इसमें एनसीईआरटी में हैं। पहला नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड होता है, बैरियर मेथड होता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज होती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल्स या इम्प्लांट्स होते हैं, और सर्जिकल मेथड्स को हम स्टेलाइजेशन भी बोलते हैं। तो एक एक करके सारे मेथड्स को पढ़ते हैं। नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड के बारे में पहले देखते हैं। नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, स्पर्म और ओवम की मीटिंग
कराने से रुकता है। हाई फेलियर रेट है क्योंकि नेचुरल है, और नेचुरल है तो कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। इसके 3 टाइप्स होते हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस जिसको हम सेफ पीरियड बोलते हैं, क्वाइटस इंटरप्टस या जिसको हम विड्रॉवल मेथड भी बोलते हैं, लैक्टेशन, एमिनोरिया। अब पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या सेफ पीरियड, इसमें क्या होता है, जो कपल होते हैं वो 10 to 17 जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो 10 से 17 डे होता है उसमें जो है इंटरकोर्स को अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाईली अनसेफ होता है, क्योंकि ओव्यूलेशन के डेज चल रहे होते हैं तो प्रेगनेंसी के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसको हम रिदम मेथड भी बोलते हैं। और ओव्यूलेशन के दौरान जो फीमेल बॉडी है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ जाता है। क्वाइटस इंटरप्टस की बात करते हैं। क्वाइटस इंटरप्टस में क्या होता है, इंटरकोर्स के दौरान पेनिस का विड्रॉवल करना बिफोर इजैकुलेशन इनसाइड वजाइना, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्वाइटस इंटरप्टस। इसमें फेलियर के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इसमें 2 रीज़न हो सकते हैं कि ये सीमेन का प्री एमिशन हो गया वजाइना में, और या फिर मेल पार्टनर जो है पेनिस को विड्रॉ करने में फेल हो गया। उसके बाद बात करते हैं लैक्टेशन एमिनोरिया। लैक्टेशन एमिनोरिया में क्या होता है, लैक्टेशन के दौरान मेंस्ट्रुएशन की एब्सेंस होती है। तो जब प्रेगनेंसी के बाद जब लैक्टेशन स्टार्ट होता है तो 6 महीने तक आपके ये वाला जो मेथड है वो इफ़ेक्टिव रहता है। यानी कि अगर 6 मंथ तक अगर वो इंटरकोर्स कर रहे हैं तो बहुत कम चांसेस है कि वो जो लेडी है वो प्रेग्नेंट हो पाएगी। फिर दूसरा मेथड है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या होता है, स्पर्म और ओवम की फिजिकल मीटिंग को अवॉइड करते हैं। लीस्ट फेलियर रेट है इसका, और साइड इफ़ेक्ट भी लीस्ट है। सेल्फ इंसर्टेड होता है तो यूज़र को क्या करता है, प्राइवेसी देता है। बैरियर मेथड में पहला आता है कॉन्डम्स। ये क्या होते हैं, रबर और लेटेक्स शीट के बने होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं, और मेन चीज़ है एसटीआई को प्रिवेंट करते हैं, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करते हैं। मेल कॉन्डम को जैसे निरोध हो गया जो कि पेनिस पे यूज़ करते हैं, इसमें एक रिंग होती है। फीमेल कॉन्डम की जो कंपनी है वो फैमशील्ड है, इसमें एग्जाम्पल है। वजाइना में इंसर्ट किया जाता है, 2 रिंग्स होती हैं। फीमेल्स के द्वारा यूज़ किए जाने वाले और भी कुछ बैरियर मेथड्स हैं, लाइक डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट कैप। ये तीनों सिर्फ फीमेल्स यूज़ करती हैं। सर्विक्स को कवर करते हैं। इजैकुलेशन होती है वजाइना में, इनको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं, पर कॉन्डम्स को रीयूज़ नहीं कर सकते। और ये तीनों ही क्या हैं, रबर से बने होते हैं। अब इन बैरियर मेथड की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए हम कुछ केमिकल मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज और फोम जो है इन चीज़ों के साथ बैरियर मेथड के साथ यूज़ किया जाता है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। इंजेक्टेबल्स क्या है, या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरोन के बने होंगे या तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बने होंगे। और वैसे ही इम्प्लांट्स हैं, आपके एनसीईआरटी में इम्प्लांट्स दिया हुआ है ज़्यादा, जिसमें नॉन इम्प्लांट्स का एग्जांपल दिया हुआ है, जिसमें 6 सिलिकॉन प्रोजेस्टेरोन ट्यूब का डायग्राम भी बना हुआ है, और जो फैन शेप्ड मैनर में स्किन सबडर्मली इंसर्ट किया जाता है, यानी कि स्किन के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ये 5 साल तक इफेक्टिव होता है। उसके बाद इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को हम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस भी बोल सकते हैं। यूट्रस या सर्विक्स में जो है इंसर्ट की जाती हैं। मोस्ट यूज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो इंडियन फीमेल्स यूज़ करती हैं। आईयूडीज़ के टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स के होते हैं, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग। नॉन मेडिकेटेड में क्या होता है, नॉन मेडिकेटेड में आपके एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दिया है जो कि लिप्स लूप। कॉपर रिलीजिंग क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलिटी को कम कर देता है, जैसे कि CU7, मल्टीडोट 375 और CUT। हार्मोन रिलीजिंग जो है ओव्यूलेशन का एब्सेंस होता है इसमें, और या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरोन की बनी होंगी या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन की बनी होंगी। ये सर्विक्स या यूट्रस को हॉस्टाइल बना देती हैं और यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल बना देती हैं कि इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती है। सर्वाइकल म्यूकस को बढ़ा देती हैं, जैसे कि LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट। ये आपके 2 एग्जाम्पल हैं। LNG का फुल फॉर्म लिखा हुआ है लीवोनॉर्जेस्ट्रल। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या है, इसको हम ओरल पिल्स बोलते हैं, जो टैबलेट्स के फॉर्म में ली जाती हैं। अब ये 21 डेज़ के लिए ली जाती है, मेंस्ट्रुएशन के एंड डेज से इसको काउंट करते हैं। ये क्या होता है, 7 डेज़ के गैप में ली जाती हैं। स्टेरॉइडल पिल आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आपके एनसीईआरटी में मेन जो है चीज़ है वो दी हुई है नॉन स्टेरॉइडल पिल्स, जिसका नाम है सहेली। सहेली कहाँ डेवलप हुई थी, CDRI लखनऊ यानी कि इंडिया में हुई थी। वंस अ वीक पिल है। CDRI का फुल फॉर्म बता देती हूँ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिसेप्टर नहीं होगा, रिसर्च होगा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या करता है, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है और एंडोमेट्रियम की प्लोरिफरेशन यानी कि डिवीजन नहीं होती है और इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में तब लेते हैं जब कॉन्ट्रासेप्शन फेल हो जाए या फिर सेक्सुअल असॉल्ट का केस हो जाए, रेप केस हो जाए ऐसा,
तो उसमें हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हैं। 2 इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, एक तो आईपिल्स जिसको अनवांटेड 72 बोलते हैं, दूसरा आईयूडीज़ को ले सकते हैं एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। सर्जिकल मेथड की बात करें जिसको हम स्टेरिलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं, परमानेंट मेथड है प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। पुअरली रिवर्सिबल है बट हाईली इफेक्टिव है। गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट्स के फॉर्मेशन में कोई इफेक्ट नहीं होता, गैमेट्स के ट्रांसपोर्ट में इफेक्ट होता है। अब यहाँ पे मेल में अलग और फीमेल में अलग प्रोसेस होती है। तो मेल में क्या होता है, वैसेक्टॉमी होता है जिसमें वाल्व डिफरेंस को कट किया जाता है और टाई किया जाता है। इंसिजन किससे होता है, स्क्रोटम से। ये क्या करता है, स्पर्म के पैसेज को ब्लॉक करता है। इजैकुलेशन बिना स्पर्म्स की होती है। टेस्टोस्टेरोन फॉर्मेशन पे या फिर ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं होता क्योंकि ये मेल हार्मोन की फॉर्मेशन ट्रांसपोर्टेशन में कोई इफेक्ट नहीं होता। बात करते हैं ट्यूबेक्टोमी में। तो ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो कट होती है, टाई होती है। इंसिजन एब्डोमेन से हो सकता है या वेजाइना से हो सकता है। ये ओवा के लिए पैसेज को ब्लॉक करेगा बट ओव्यूलेशन पे अगेन कोई इफेक्ट नहीं होगा। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का ज़्यादा यूज़ करने से क्या क्या हो सकता है, लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, इचिंग, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग और कुछ केसेस में ये ब्रेस्ट कैंसर भी फॉर्म कर सकता है और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। फिर हम बात करते हैं MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये एक होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इंटेंशनल यानी कि जानबूझ के या वॉलेंट्री टर्मिनेशन करा दिया जाए प्रेगनेंसी का बिफोर फुल टर्म, उसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर कह सकते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन। नियरली 45 to 50 मिलियन MTPs जो हैं एक साल में पूरी दुनिया में परफॉर्म की जाती हैं, जो कि 1/5 है पूरी टोटल ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसीज इन अ ईयर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MTP को 1971 में लीगलाइज किया। एक्ट में कुछ चेंजेस किए 2017 में। एंड MTPs जो होती हैं उनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर पिछले वाले चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान जो है सेफ़ कंसीडर किया जाता है क्योंकि तब एक मेडिकल प्रैक्टिशनर एडवाइस की नीड होती है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी हो सकता है बट 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की जो एडवाइस है वो रिक्वायर होती है और अबॉर्शन जो होते हैं वो मच रिस्कियर हो जाते हैं। इसके यूज़ की बात करें अगर तो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव या प्रिवेंटिंग मैटरनल एंड फीटल डेथ, इन सबको प्रिवेंट करने के लिए प्रेगनेंसी से छुटकारा पाने के लिए MTP करा जाता है। पर यहाँ पे इसका मिसयूज़ भी करते हैं, जैसे कि पहले ही जेंडर पता करके फीमेल फिटिसाइड करा दिया, फीमेल को मार दिया अंदर ही। सेक्स इंडिस्क्रिमिनेशन यानी कि सेक्स इंडिस्क्रिमिनेशन होता है। मैटरनल या फीटल डेथ रेट जो है बढ़ जाते हैं। MTP जो अनक्वालिफाइड क्वाक्स वगैरह यानी जो दाई वगैरह करती हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्कियर होता है और इलीगल भी माना जाता है। अब हम बात करते हैं सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ की। वो डिसीज़ या इन्फेक्शन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ट्रांसमिट हुई है उसको हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस या वेनरल डिसीजेस या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। 15 to 24 ईयर्स की एज ग्रुप में ये बहुत ज़्यादा हाई है। हेपेटाइटिस B, जेनिटल हर्ब्स और HIV इन्फेक्शन को छोड़ के बाकी सारी जो है वो क्योरेबल होती हैं अगर सही टाइम पे डिटेक्ट कर लिया जाए और उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए। पर ये 3 हम क्योर नहीं कर सकते, इनका कोई क्योर नहीं है। मतलब कॉमन सिम्टम्स, अर्ली माइनर सिम्टम्स में इचिंग हो सकती है, फ्लूइड हो सकती है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, स्लाइट पेन हो सकता है, स्वेलिंग्स हो सकता है जेनिटल रीजन में। इन्फेक्टेड फीमेल्स जो हैं बहुत टाइम तक एसिम्टोमेटिक भी रह सकती हैं और बहुत लंबे टाइम तक अनडिटेक्टेड रह सकती हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, अगर सिम्टम्स अनडिटेक्टेड रह गए तो ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ को इंक्लूड करता है जिसको हम PID बोलते हैं। एबॉर्शन को इंक्लूड कर सकता है और स्टिल यानी डेड बर्थ हो सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि फैलोपियन ट्यूब से अलावा कहीं और अगर ओवम जाके अटैच हो जाए तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। इनफर्टिलिटी हो सकती है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर भी हो सकता है। किस वजह से ये सारी चीज़ें ट्रांसमिट होती हैं, इन्फेक्टेड नीडल्स की वजह से, सिरिंजेस की वजह से, रेजर्स की वजह से, अनप्रोटेक्टेड सिस्ट की वजह से, मदर से फीटस प्लेसेंटा के थ्रू भी ट्रांसफ़र होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू से और इंट्रावेनस ड्रग्स लेने से। अब इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स को अवॉइड करना चाहिए, अर्ली चेकअप्स और डिटेक्शन कराना चाहिए और बैरियर्स यानी कॉन्डम्स का यूज़ करना चाहिए क्योंकि एक इकलौते कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो STI को प्रिवेंट करता है। STIs के कुछ नाम दिए हुए हैं NCERT में, क्लेमाइडिया, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स, कैनक्रॉइड, जेनिटल वॉर्स और ट्राइकोमोनियासिस। तो ये सिर्फ आपके नेम दिए हुए हैं। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि अनप्रोटेक्टेड कोहैबिटेशन के बाद भी कंसीव करने में एबल ना होना,
दो तरह की इनफर्टिलिटी होती है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि 2 साल में एक बार भी कंसीव नहीं हुआ, और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में एक बार तो कंसीव हो गया पर फर्दर कंसीव नहीं हो पा रहा। अब ये होता क्यों है? अल्कोहल अब्यूज़ की वजह से हो सकता है, एक्सेसिव स्मोकिंग की वजह से, ओव्यूलेशन की वजह से, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से, और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन की वजह से। अब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ की कुछ बात की गई इसमें, जिसको हम ART भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? बॉडी के बाहर होता है। एग्स जो हैं स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज कराए जाते हैं लैब में इन सिमिलर कंडीशंस जैसे कि बॉडी में होता है। इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोलते हैं। ओवा वाइफ या डोनर से लेते हैं, स्पर्म हस्बैंड या डोनर से लिया और उसको कलेक्ट कर दिया और इंड्यूस कराया और जायगोट बनाया। इसमें ZIFT क्या होता है? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। जाइगोट यानी कि 8 ब्लास्टोमियोस तक जो ट्रांसफ़र है वो फेलोपियन ट्यूब में कराया जाता है। इसके बारे में भी पिछले चैप्टर में बताया। IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है? एम्ब्रियो अगर 8 ब्लास्टोमियोस से ज़्यादा है तो यूट्रस में ट्रांसफ़र होता है। फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये दूसरी हमारी टेक्नोलॉजी है। इसमें स्पर्म्स जो हैं वो ओवा में डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिए जाते हैं एम्ब्रियो को बनाने के लिए लैब में। इन वीवो फर्टिलाइजेशन GIFT, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें ओवम का ट्रांसफ़र होता है डोनर से इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल, जो ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर सकती पर उसे ग्रो करने के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है। फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है? सीमेन हस्बैंड या हेल्दी डोनर से कलेक्ट किया, उस सीमेन में एटलीस्ट 1 मिलियन स्पर्म काउंट होना चाहिए, उसको वजाइना में इंसर्ट किया, यूट्रस में इंसर्ट किया, जिसको हम इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन बोलते हैं, और जाइगोट बनाया। लास्ट है सरोगेसी जेस्टेशनल कैरियर, यानी कि कोई और वुमेन IVF के द्वारा किसी और के एम्ब्रियो को कैरी कर रही हो तो उसको सरोगेसी या जेस्टेशनल कैरियर बोलते हैं। तो ये था छोटा सा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर, और इसके नोट्स के लिए DM कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।